सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डिलेट सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर प्राथमिक शिक्षा के नवीन प्रयास यानी कि आपके सेकेंड पेपर के पहले चैप्टर को यहाँ पर हम पूरा पढ़ने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है ये बहुत बहुत अच्छा चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है पहले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 21A में क्या लिखा हुआ है, इसके अलावा ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है कितने वर्ष से लेकर के कितने वर्ष के बालकों के लिए बनाया गया है, ये सारे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्राथमिक शिक्षा के बारे में ही बात होगी। आपके इस पूरे के पूरे पेपर में आप देखोगे प्राथमिक शिक्षा के बारे में ही बात होगी। लेकिन इस चैप्टर में हम शिक्षा से संबंधित संस्तुतियां क्या क्या थी बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए क्या क्या हमारे संविधान में लिखा हुआ है, और बालकों के क्या अधिकार हैं, बच्चों के क्या अधिकार हैं, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। तो इसीलिए इस चैप्टर में यही दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे सामने था एक ऐसे संविधान की रचना करना जिसके माध्यम से हम उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें जिसके लिए हमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। यह एक कठिन कार्य था। संविधान बनाने के लिए जब संविधान सभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तो उसके सामने कई चुनौतियां थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, हम लोग का जो संविधान है हम सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 को सारी चीजें हो गई थी, लेकिन ये स्पेशल डेट है 26 जनवरी, जिस दिन इसको अनाउंस किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर आप देखिए अनुच्छेद 14 के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो यही है कि अनुच्छेद 14 इसमें क्या चीजें कही गई हैं, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखिए, जो अनुच्छेद 14 है हमारे संविधान में, इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि संविधान में हमारे आर्टिकल 14 जो है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है ये हमारा। इसका मतलब क्या है कि सभी लोग समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, पूरे देश के नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग से संबंध रखते हो। इसमें भारत के नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उस पर एक समान ढंग से उन्हें लागू भी करेगा। कोई भी कानून बनता है, कोई भी एक्ट, कुछ भी आता है तो वो देश के सभी नागरिकों पर बराबर होता है, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति, धर्म, समुदाय से बिलोंग करता हो। ठीक है, तो भारत राज्य के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। और शिक्षा के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है कि शिक्षा का भी सभी को समान अधिकार प्राप्त है। सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों हेतु क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 46 में। देखिए, राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। राज्य नागरिकों को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर दुकानों में, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या अंशतः राजनीति से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोगिता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं कर सकेगा। जैसे कोई मॉल बना हुआ है या कोई सार्वजनिक संपत्ति, सार्वजनिक भोजनालय है, होटल खुला हुआ है, तो वहां पर सभी लोग जाते हैं, सभी लोग खाना खाते हैं, सभी लोग वहां पर ठहरते हैं। अगर कोई होटल है तो इस तरीके से कोई वहां पर आपसे लिंग, जाति या समुदाय या इन सब की चीजों के बारे में कोई आपसे नहीं पूछता है। आपको वहां पर रहने खाने की सुविधा मिलती है, किसी भी धर्म, जाति, लिंग से आप संबंध रखते हो। यहाँ पर ये चीज कहा गया है अनुच्छेद 15(4) में, ये आपका मौलिक अधिकार है, आपको इसे कोई छीन नहीं सकता आपसे ये। ठीक है, इसके अलावा देखिए अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से
निवारित नहीं करेगी। यानी कि अगर आप ऐसे, आपको पता है कि ऐसी शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिक इस जगह पे रह रहे हैं, जैसे आप देखिए पहले कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नहीं थे, लेकिन अब आप देखिए, आप किसी भी जिले में चले जाइए, जितने भी ब्लॉक होते हैं उस जिले में, जितने भी ब्लॉक होते हैं प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत, जितने भी अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड किया गया है क्लास 1 to 8 तक के विद्यालयों को या बेसिक के स्पेशल शिक्षा के विद्यालयों को, तो आप देखोगे कि हर एक ब्लॉक में आपको एक कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय देखने को मिलेगा। वो क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए बालिकाएं हैं, या जिनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता पढ़ाई के ऊपर, तो ऐसी लड़कियों को रहने की, खाने की और पढ़ने की सभी सुविधाएं उस स्कूल में मिलती हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा अगर कोई है समाज में, कोई दबा कुचला वर्ग या जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सरकारें या हमारे संविधान में उनके बारे में भी बात की गई है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(1) और 2 के सामान्य नियम का दूसरा अपवाद अनुच्छेद 15(4) के अनुसार राज्य किसी सामाजिक या शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर भी सकता है। ये किसी भी राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने यहाँ के जो दबे कुचले लोग हैं या शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनको कैसे ऊपर उठाएगा। अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? देखिए, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा और ना उसमें विभेद किया जाएगा। कोई भी वैकेंसी सरकार निकालती है तो सभी का उस पर बराबर का हक होता है, सभी लोग उसमें फॉर्म डालते हैं। ठीक है, यही चीज यहाँ पर कहा जा रहा है। और आप सभी को पता है, एक नियम के अंतर्गत, एक आरक्षण के अंतर्गत ही कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज कही गई है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जिसमें किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या स्थानीय या एवं अन्य प्राधिकारियों के अधीन आने वाले किसी वर्ग या वर्ग के पद पर नियोजन व नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य के भीतर निवास विषय कोई अपेक्षा या विहित करता है। तो शिक्षा के संदर्भ में भी यही चीज लागू होती है कि राज्य सरकारों के ऊपर भी कुछ न कुछ संविधान में यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार या ये सब चीजें दी गई हैं कि उनके अनुसार अगर उन्हें लगता है कोई समाज में दबा कुचला वर्ग है, तो उसके लिए वो अच्छा अपने अनुसार प्रयास कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर अनुच्छेद आ चुका है, जिसके बारे में हर एक साल पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलता है। तो अनुच्छेद 21A, बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार यही है। 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ये हमारे अनुच्छेद 21A में लिखा हुआ है, या 21 का कहीं कहीं मिलता है, ऐसे 21 का भी आपको मिलता है कहीं ना कहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 21 का सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो हमारे संविधान में 6 से लेकर के 14 वर्ष के बालकों की निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, वही इसमें बताया गया है कि हर एक बच्चे का अधिकार है। कोई भी बच्चा हो, समाज के किसी भी वर्ग से आता हो, किसी भी तबके से, जाति, वर्ग, लिंग, समुदाय, हर एक बच्चे को शिक्षा का पूरा अधिकार है कि हर बच्चा एक बेसिक शिक्षा, कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक की शिक्षा बच्चा पढ़े। ये चीज इसमें कहा गया। तो पहले अनुच्छेद 45 में यह निर्देशित था कि राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की कालावधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की अवस्था तक निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा। लेकिन 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद रखा गया। यह अनुच्छेद यह उपबंधित करता है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के पूर्व बाल्यकाल की देखरेख व शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिए उपलब्ध करेगा। अनुच्छेद 45 में संशोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि नए अनुच्छेद 21 का द्वारा 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को एक मूल अधिकार बना दिया गया। क्योंकि 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उच्च शिक्षा के मामले में यह अधिकार राज्य की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करेगा। सिंपल सी चीज है, सभी राज्य सरकारों को ये निर्देशित किया गया कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे उनके यहाँ जितने भी हैं, सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का पूरा अधिकार है। बिना किसी फीस के सारे बच्चे पढ़ेंगे विद्यालय में, जो भी 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के हैं।
लेकिन अब 6 से लेकर के 14 वर्ष यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक की शिक्षा की बात की गई है संविधान में कि इतना तो मिलना ही चाहिए। लेकिन अगर राज्य सरकार आगे भी इन बच्चों को पढ़ाना चाहती है तो ये उस राज्य की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करेगी कि वो राज्य उन बच्चों को आगे पढ़ा पाएगा या नहीं पढ़ा पाएगा, उसकी आर्थिक स्थिति के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, लेकिन 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा ये सभी बच्चों का क्या है, मौलिक अधिकार है और ये सभी राज्य सरकारों को करना ही होगा। इसके बाद दोस्तों देखिए अनुच्छेद 29(2) ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शिक्षा से संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 29 के भाग 2 के अनुसार राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी भी आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार किसी विशेष राज्य क्षेत्र सत्र में निवास के आधार पर प्रवेश के आरक्षण को 29(2) का अतिक्रमण नहीं होता है। यानी कि 29(2) के अंतर्गत अगर कोई शिक्षा संस्थान है, कोई भी स्कूल है, कॉलेज है, तो वो किसी भी जाति, धर्म या भाषा के आधार पर किसी भी बच्चे को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते हैं। यानी कि सभी बच्चों को वो देंगे ही एडमिशन और ये सभी नागरिकों पर लागू होगा, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे वो बहुसंख्यक वर्ग हो। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप। तो उदाहरण के लिए विद्यालय यदि अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित तथा राजनीति से सहायता प्राप्त करता है तो उसमें अन्य समुदाय के बच्चों को भी, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, उदाहरण के लिए विद्यालय यदि अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित है। अल्पसंख्यक मतलब हमारा देश है भारत, इसमें हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, तो हिंदू बहुसंख्यक है, बाकी सारे धर्म क्या है, अल्पसंख्यक है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। तो देखिए यहाँ पर ये चीज कहा गया, अगर कोई ऐसा विद्यालय है जो मुस्लिमों द्वारा या फिर सिख द्वारा या फिर किसी जैन धर्म द्वारा चलाया जा रहा है या किसी ऐसे संस्था है जिसमें ऐसी जातियों के लोग, ऐसे धर्मों के लोग चला रहे हैं, तो वो जो बहुसंख्यक आबादी वाले लोग हैं, जैसे कि जो हिंदू हैं, उनको प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते हैं अपने कॉलेज में या अपने स्कूल में। ठीक है, तो न ही ऐसे विद्यालयों को अपने ही समुदाय के लोगों के लिए प्रवेश को सीमित रखने का निर्देश दे सकता है, क्योंकि ऐसा अनुच्छेद 2 के विरुद्ध होगा। यानी कि आप चाहे अल्पसंख्यक विद्यालय खोलिए या बहुसंख्यक खोलिए, बहुसंख्यक खोलोगे तो सभी लोग आएंगे ही, लेकिन आपने अगर अल्पसंख्यक भी खोला है तो उसमें भी सभी जाति धर्म के लोग आकर के पढ़ेंगे। ठीक है, और हमारे देश में बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे ऐसे जो अलग अलग मुस्लिम संस्थान है या हिंदू संस्थान है, लेकिन सब में सभी लोग पढ़ते हैं। जैसे बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, इसका ये मतलब नहीं कि उसमें मुस्लिम या जैन या बौद्ध लोग नहीं पढ़ेंगे, सभी लोग पढ़ेंगे। सेम ऐसे ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसका ये मतलब नहीं कि वहां पर केवल मुस्लिम बच्चे ही पढ़ेंगे, सभी जाति धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं। और ये हमारे संविधान 29(2) में, हमारे संविधान के 29(2) अनुच्छेद में ही ये बात कही गई है। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 45 पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 45। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य संविधान के लागू होने के 10 वर्षों के अंदर इसे 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था करेगा। इस व्यवस्था से निर्धन लोगों के बच्चे भी 8वीं तक की शिक्षा को निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे, जिससे कुछ समय बाद भारत से निरक्षरता का अंत हो जाएगा। इसके बाद सभी राज्यों ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने अपने स्तर से प्रयास शुरू किए, परंतु संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 21 का को जोड़ करके बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का मौलिक अधिकार सम्मिलित किया गया। तो ये कब मिला, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा ही अनुच्छेद 21 के जोड़ा गया है। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर बताई गई, 86वां संविधान संशोधन था। इसके बाद देखिए अनुच्छेद 46 क्या है, इस बात का आह्वान करता है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशेषतः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा। अब इसके बाद हम बाल अधिकार देखेंगे, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, चाइल्ड एक्ट क्या है, देखिए बच्चे ही बड़े होकर के देश के नागरिक बनते हैं, ये हम सभी को पता है। अगर एक देश को बेहतर बनाना है तो उस देश की शिक्षा को हम अगर बेहतर कर पाएंगे तो वो देश बहुत आगे जाएगा। इसीलिए सभी जितने भी विकसित देश हैं वो प्राइमरी एजुकेशन पर बहुत बहुत फोकस करते हैं, और इसी का कहीं ना कहीं हमारे देश में लैक हो रहा है धीरे धीरे। और अगर ये नहीं मजबूत होगा तो देश भी मजबूत नहीं होगा। दोस्तों, बच्चे ही बड़े होकर देश के नागरिक बनते हैं तथा देश का सुनहरा भविष्य तय करते हैं।
इसलिए बालकों का सर्वांगीण विकास ही देश के विकास की रूपरेखा तय करता है। बालकों की शिक्षा ही उनके विकास की आधारशिला होती है। इसलिए शिक्षा प्रत्येक बालक का जन्मसिद्ध अधिकार है और बच्चों के अधिकारों की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर 1889 को, ये जो सन आप देख रहे हैं उसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर 1989 को 1989 को बाल अधिकारों की घोषणा की थी। एग्जाम में पूछता है कि बाल अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कब की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, तो 20 नवंबर 1989 को की गई थी। इस घोषणा का मुख्य उद्देश्य विश्व के सभी बालकों के लिए मूल मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। इसके बाद देखिए, इस समझौते में शामिल देश यह बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के सिद्धांतों के अनुसार समूचे मानव समुदाय की अंतर्निहित गरिमा और सभी के सम्मान और अधिकारों की मान्यता ही विश्व में स्वाधीनता, न्याय और शांति का आधार है। इसको ही ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान की धारा 45 में कहा गया है कि सरकार संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर ही 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के प्रत्येक बालक तथा बालिका के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी। ऑलरेडी अभी आप लोगों ने देखा है। तो भारत सरकार ने बाल अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की तथा इसे 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया। तो भारत ने भी ये मान लिया था जो यहाँ पर घोषित की गए। अभी आपने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 20 नवंबर 1989 को घोषणा की बाल अधिकारों की, जिसे भारत ने भी स्वीकार किया, लेकिन इसको अपनाया कब? 11 दिसंबर 1992 को भारत ने अपनाया था। तो ये डेट आप याद रखिएगा, 11 दिसंबर 1992 को भारत ने इसे अपनाया था। इसके बाद देखिए, बाल अधिकारों के उद्देश्य क्या है? बाल अधिकारों के क्या उद्देश्य है? तो देखिए, बच्चों को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रस्तावित घटकों की जानकारी देना और बच्चों को आप जानिए कि बच्चे, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जाकर के किसी कारखाने में काम कर रहे हैं, किसी होटल में जाकर के वो ग्लास धुल रहे हैं, ठीक है, कहीं और मजदूरी कर रहे हैं, किसी हॉस्पिटल में कोई काम कर रहे हैं, झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को श्रम से या मजदूरी से हटा करके उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, इसीलिए बच्चों के बाल अधिकारों की घोषणा करनी पड़ी संयुक्त राष्ट्र संघ को कि सभी देश के सभी बच्चे पढ़ पाए और जो मूल शिक्षा है उसको हासिल कर पाए। तो भारत सरकार द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए किए गए प्रयासों से अवगत कराना, उन्हें जीवन जीने का अधिकार, अच्छा खाने एवं अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार, शोषण, श्रम, व्यापार, बाल विवाह से संरक्षण का अधिकार, सहभागिता को बढ़ावा देना, गुणवत्ता युक्त शिक्षा को बढ़ावा देना और मनोरंजन तथा विकास के अवसर व डर से मुक्त करना, यही था मेन मोटो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो बाल अधिकारों की घोषणा की गई थी। इसके अलावा अगर हम बाल अधिकारों के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो पहला तो यही है कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के तुरंत बाद उसका पंजीकरण हो और राष्ट्रीयता, उसको राष्ट्रीयता का अधिकार हो, यानी कि किस राष्ट्र का वो है उसको राष्ट्रीयता मिले। प्रत्येक बच्चे को अपना नाम, पारिवारिक नाम और राष्ट्रीयता बनाए रखने का पूरा अधिकार है। बच्चा अपने पारिवारिक नाम को रखना चाहता है, नहीं रखना चाहता है, अपनी राष्ट्रीयता को बनाए रखना चाहता है, या अगर किसी और देश में चला गया, वहां पर वो काम कर रहा है, वहां की राष्ट्रीयता उसने ले ली, तो ये उसके ऊपर पूरा निर्भर करता है। बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग न करना, ये भी बच्चे का ही मूल अधिकार है। अगर बच्चा चाहता है माता पिता के साथ रहना, या बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग हम नहीं कर सकते हैं। माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार है, ठीक है। बालकों के अपहरण, क्रय विक्रय और व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल अधिकारों के अंतर्गत ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि ये इस पर हर एक देश को अच्छे से काम करना चाहिए कि किसी भी प्रकार से बच्चे का किडनैपिंग या उनकी खरीद फरोख्त, इस तरीके से चीजें होती हैं तो उसके लिए भी रुका जाए। इसके अलावा ये 6वां पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है, माता पिता अथवा उनके देखभाल के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के दुर्व्यवहार करने पर बालक को राष्ट्र द्वारा संरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों को मादक पदार्थों के सेवन से दूर करना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है कि बच्चे किसी प्रकार से मादक पदार्थ जैसे कि सिगरेट हुआ, शराब हुआ, इन सब चीजों से उनको दूर रखा जाए। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, राष्ट्रीय बाल नीति, नेशनल चिल्ड्रन पॉलिसी क्या है? तो बच्चों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने 22 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की। राष्ट्रीय बाल नीति के अंतर्गत बालकों के शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास के लिए निम्नलिखित सर्वोत्तम रणनीतियां बनाई गई। पहला है, बालक के जन्म से पहले तथा जन्म के बाद के विकास की पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध
करना राज्य का क्या है, पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य का मुख्य दायित्व है। इसके अलावा बालक जब तक जीवन यापन में सक्षम ना हो जाए उसके माता पिता से उसे अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि बच्चा जब तक अपने पैरों पर ना खड़ा हो जाए, वो कोई ना कोई जॉब ना करने लगे, तब तक उसको उसके माता पिता से अलग नहीं किया जा सकता। 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए राज्य को समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। बालकों में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए राज्य द्वारा पोषाहार कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। और जैसा कि आप देखते हो, जो आंगनबाड़ी चलता है वो इसमें बच्चों को ऐसे पोषक चीजें दी जाती हैं खाने के लिए बच्चों को। आप सभी को पता होगा आंगनबाड़ी केंद्र इसीलिए बनाए गए हैं। जो बालक अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, राज्य उनको शिक्षा प्रदान करने की वैकल्पिक व्यवस्था भी करेगा। इसके अलावा देखिए, बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो इसमें पहला है, देखिए, अनुच्छेद 23 के अनुसार स्त्री और बच्चों के क्रय विक्रय और उनके अनैतिक व्यापार दंडनीय अपराध है। इसके अलावा अनुच्छेद 24 बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछता है बार बार कि बच्चों को कल कारखानों या जोखिम वाले कार्यों में लगाना भी दंडनीय अपराध है। तो एग्जाम में पूछता है कि बच्चों को कल कारखानों या जोखिम कार्यों में लगाना ये दंडनीय अपराध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत है। इसके अलावा बाल नियोजन अधिनियम, एग्जाम में पूछता है ये सब, बाल नियोजन अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम कब बना। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए, बाल श्रम अधिनियम 1933, भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958, मोटर परिवहन कर्मकार 1961 तथा शिशु अधिनियम 1961 के अनुसार कारखानों एवं खानों में 14 वर्ष की आयु तक बच्चों की नियुक्ति करने का पूर्णतः प्रतिषेध, यानी कि पूर्णतः ये यहाँ तक कह सकते हैं कि ये निर्बंधित है। कोई भी 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को अगर कोई अपने कारखाने में काम करवा रहा है तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों देखिए, फिर वही चीज यहाँ पर बताया है जो ऑलरेडी मैं बता चुकी, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, वही चीज फिर यहाँ पर बता रहा है इस चैप्टर में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 21 का, जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश दिया गया संविधान में कि वो अपने यहाँ पढ़ने वाले 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालकों, अपने यहाँ उनके राज्य में जितने भी बालक हैं 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, क्योंकि ये उनका मौलिक अधिकार है। और 4 अगस्त 2009 को बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद में पारित किया गया। तो एग्जाम में पूछता है कभी कभी कि बच्चों का जो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, ये किस डेट में पारित किया गया, तो 4 अगस्त 2009 को जो अधिनियम है वो पारित किया गया। राइट टू एजुकेशन एक्ट जिसे हम कहते हैं, या निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित हुआ, तो 2009 में पारित हुआ। लेकिन ये पूरे के पूरे देश में लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके, और देश के सभी राज्यों में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज और आप याद रखिएगा जो बार बार एग्जाम में पूछता है, वो ये पूछता है कि सरकारी विद्यालय निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। ये तो आप सभी को पता है, संविधान में कहा ही गया है। लेकिन जो निजी एवं विशेष श्रेणी वाले विद्यालय हैं, ये भी आप देखिए, जो निर्बल या आर्थिक रूप से दबे कुचले तबके के लोग हैं, ऐसे लोग पहली कक्षा में 25% तक स्थान आरक्षित रखेंगे। यानी कि ऐसे बच्चों को ये 25% सीट जो है, जो निजी विद्यालय है वो भी 25% सीटों पर ऐसे बच्चों को भरेंगे जो आर्थिक रूप से, जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, या जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोगों को 25% सीटों पर भरेंगे। लेकिन आप सभी को पता है कि निजी विद्यालय में हालांकि ऐसा देखने को मिलता नहीं है कि कोई 25% जो सीटें हैं उन पर ऐसे लोगों को भरे और उनसे फीस ना लें। और आजकल तो शिक्षा ही बिजनेस बन गया दोस्तों, तो उस पर मैं क्या बोलूं, आप सभी को पता ही है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा पहला चैप्टर आप लोगों ने देख लिया। तो अनुच्छेद 21A बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ और 2010 से पूरे देश में लागू हुआ। याद रखिएगा, जो बाल अधिकारों की घोषणा है 20 नवंबर को की गई, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 20 नवंबर 1989 को की गई। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये सब डेट्स आप याद रखिएगा जो बार बार एग्जाम में पूछता है। और ये जो चैप्टर है इसमें अनुच्छेद 21A एकदम घोल के पी जाइए
कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा की बात करता है और कब 86वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरीके से पहला चैप्टर आपका पूरा का पूरा खत्म होता है दोस्तों। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा और यहाँ पर ये कांटेक्ट नंबर है हमारा, इस पर कॉल करके मैसेज करके आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आप प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको सेकेंड सेमेस्टर के सातों विषयों के नोट्स चाहिए, हाथों से लिखे हुए सारे विषयों की क्लासेस अगर आपको चाहिए, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के रजत सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, तो ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर दिया ही हुआ है, तो आप लोग ऐप को डाउनलोड करके ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।